चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक बाइक या फिर गाड़ी के टायर की तरह होती है, जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से टर्न लेना पड़ता है। कहने को तो कुछ लोगों को भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे हो चुके होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन पर विश्वास कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज की कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ धुर्त घाट के एक गांव की। इस गांव का नाम आज भी लोगों की जुबान पर आता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं और उन्हें वो चीज याद आती है जिसने एक बार के लिए उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। तो आइए जानते कि आखिर कौन सी वो वजह है और किसके साथ हुआ था ये हादसा। दोस्तों, वहीं के रहने वाले शंकर शर्मा जी बताते हैं कि ये कहानी करीबन 7 साल पुरानी है। ये उन दिनों की बात है, तब मेरे पास एक खटारा बाइक हुआ करती थी। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर का काम करता हूँ। इंजीनियरिंग का मतलब है जैसे कि किसी कंप्यूटर को खराब होने पर उसकी रिपेयरिंग करना। इन चीजों को ठीक करके मैं अपने घर का खर्चा चलाया करता था। काम काफी अच्छा चल रहा था और दिन पर दिन मेरे काम में बढ़ोतरी होती रहती थी। लेकिन एक दिन मुझे एक जगह से बुलावा आया था और वो काम भी काफी बड़ा था और वहाँ पर मुझे ना सिर्फ एक कंप्यूटर को ठीक करना था बल्कि वहाँ पर कंप्यूटर की एक पूरी की पूरी लैब थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त प्रताप को भी अपने साथ में ले लिया। पर आपको बता दूं कि ये वही गांव था जिसकी दहशत से आसपास के लोग बुरी तरह से कांप उठते थे। मैं अपने दोस्त प्रताप के साथ उस गांव की तरफ रवाना हो गया। मैंने उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था जिसके बारे में लोग बखान करते थे। मुझे किसी की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैं अपने दोस्त प्रताप की बातों पर भी यकीन नहीं कर रहा था। दरअसल उसका कहना था कि उस गांव के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैंने उसकी हर एक बात को इग्नोर करना ही ठीक समझा। शाम के 4:30 बजे के आसपास हम दोनों उस गांव में पहुंच गए और उस गांव में जब हम दोनों पहुंचे तब हमें पता चला कि उस गांव के अंदर एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर की एक लैब है और इस लैब के अंदर हमें सारे कंप्यूटर को ठीक करना है। दरअसल उन सभी कंप्यूटर के अंदर हल्की फुल्की गड़बड़ चल रही थी और कल वहां पर एग्जाम होने वाला था और इस एग्जाम की वजह से या तो वहां पर नए कंप्यूटर का इंतजाम किया जाना था या फिर आज ही के दिन उनके कंप्यूटर को ठीक करना था और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे और मेरे दोस्त प्रताप के ऊपर थी। इसलिए हमने जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे शाम हो रही थी तो वैसे वैसे स्कूल पूरी तरह से खाली हो गया। अब उस स्कूल में मैं और मेरा दोस्त प्रताप और उस स्कूल का प्रिंसिपल ही बच गया था। इसलिए शाम के लगभग 9 बजे के आसपास उस स्कूल का प्रिंसिपल हमारे पास आया और उसने कहा, देखिए भाई साहब, वो वहाँ पर स्टाफ रूम बना हुआ है, आप उस रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना, रात के 11 बजे के बाद अगर आपने उस रूम के बाहर कदम भी रखने की कोशिश की तो उसका अंजाम जो होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। अब उसकी वार्निंग सुनकर एक बार के लिए तो मेरी भी रूह कांप गई थी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा अध्यापक इस तरह की बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था। लेकिन उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था और ऊपर से हमें यहाँ पर काफ़ी भूख भी लग रही थी। तो उस प्रिंसिपल ने बताया कि बाहर की तरफ एक ढाबा बना हुआ है और उसके ऊपर हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया है, तो हम जैसे ही काम ख़त्म कर दें उसके बाद उस ढाबे में जाकर खाना खा सकते हैं और कल के दिन हमें यहीं पर रुकना होगा। वहाँ पर होने वाले एग्ज़ाम के अंदर अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर गड़बड़ी होती है तो वो हमें देखनी होगी, जिसके बदले में हमें बहुत ही मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन आज की रात इस मोटी रकम के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पैदा करने वाली थी जिसके बारे में सोचकर हर कोई डर जाए। अब वो समय हो गया था जब हम दोनों को खाना खाने के लिए बाहर के ढाबे पर जाना था। हम दोनों ही दोस्त बाहर के ढाबे पर आ गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि ढाबे के उस कर्मचारी ने भी उसको बंद करने का इंतज़ाम कर लिया था। मुझे तो लग रहा था कि ये ढाबा रात में भी खुला हुआ रहता है, लेकिन जब इस बारे में मैंने उस आदमी से बात की तो उसने बताया कि ये गांव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर दिन पे दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये गांव पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। अब हमें भी इस बात की हैरानी हो रही थी कि इस सुनसान और बंजर पड़े गांव के अंदर इतनी बड़ी स्कूल कैसे हो सकती है।
मगर फिर हम खाना वाना खाकर वापस से स्कूल की तरफ चल पड़े। तभी उस आदमी ने हमें रोका और कहा, भाई साहब आप मेरी मानो तो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक होटल दिखेगा, वहाँ पर चले जाइए। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो हमें साफ साफ स्कूल के अंदर जाने से मना कर रहा था। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब हम उस होटल में क्यों जाएं जब हमारे पास स्टाफ रूम है? प्रिंसिपल जी ने हमें कहा है कि हम उनके स्टाफ रूम के अंदर रुक जाएं। और फिर इतना कहने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। मेरे पीछे पीछे मेरा दोस्त भी आ गया था। हालांकि अभी भी वो ढाबे वाला एकटक हमें देखता ही जा रहा था, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं सीधा अब स्कूल के अंदर आ गया था। पर जैसे मैं स्कूल के अंदर आया तो मैंने देखा कि स्कूल के अंदर मुझे पहले की तरह ही घोर सन्नाटा नजर आ रहा था। लेकिन मैंने फिर से इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और सीधा चाबी लेकर स्टाफ रूम के पास पहुंचा और उसे खोल लिया और फिर हम दोनों अंदर चले गए। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई तू 5 मिनट रुकना, मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से टॉयलेट की तरफ निकल गया और मैं अंदर जाकर अंदर की सुविधा देखने लगा। तभी मैंने देखा कि प्रिंसिपल जी ने पहले ही हमारे लिए वहाँ पर बिस्तर लगा दिया था और साथ ही पानी की बोतल भी रख दी थी ताकि हमें बाहर जाने की नौबत ना आ जाए। अब मैं बिस्तर पर बैठ गया और वहाँ पर बैठकर फ़ोन चलाने लगा। फिर इसी बीच पता नहीं चला कि कब वक्त बीत गया और करीब 10 से 12 मिनट के बाद जब मेरी नज़र फ़ोन से हटी तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया था। अब ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिर उसके बाद मैं उस स्टाफ रूम से बाहर निकला और जैसे मैं बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन सरक गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे दोस्त जो टॉयलेट करने के लिए गया हुआ था अब वो उस स्कूल की दीवार से उल्टा लटका हुआ था। उसकी यह हालत देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं उसी तरफ जाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई उधर कहाँ जा रहा है? प्रिंसिपल सर ने मना किया ना हमें कि हमें रात को स्टाफ रूम से बाहर नहीं निकलना है। अब ये सुनते ही मेरे पाँव एकदम से रुक गए और उसके बाद जैसे मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मुझे पीछे की तरफ अपना ही दोस्त खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसे स्टाफ रूम के अंदर देखकर मैं इतना बुरी तरह से सहम गया था कि ऐसी घबराहट मेरे चेहरे पर पहले ऐसे कभी नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके उस मुस्कुराते हुए चेहरे के अंदर मुझे एक खौफ सा दिखाई दे रहा था। उसका ये रूप देखकर मैं पूरा सिंहर उठा था। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि उसने अचानक से मेरे गले पर हाथ डाला और फिर मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। मैं जोर से स्टाफ रूम के बाहर गिर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरा दोस्त भी अब धीरे धीरे हिलने लगा था, जो दीवार के ऊपर लटका हुआ है, और फिर वो भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि हम दोनों ने इस स्कूल में रुककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसलिए सबसे पहले मेरा दोस्त खड़ा हुआ और उसके बाद वो स्कूल के दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ चल पड़ा और हम दोनों अब स्कूल के सामने जो रोड बनी हुई थी उसके ऊपर पहुंच गए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस स्कूल से लेकर पूरी की पूरी रोड भी भूतों से बाधित है। तभी हमने देखा कि उस स्कूल के सामने वाली रोड के ऊपर हमें 3 से 4 लोग भटकते हुए नजर आ रहे थे। पर हैरान की बात तो ये थी कि हम दोनों के चारों तरफ वो अचानक से खड़े हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। अब ये दृश्य हम दोनों को और भी ज्यादा डरा रहा था। पहले तो हमें लगा था कि वो लोग नॉर्मल होंगे, लेकिन जैसे ही हमने उनका चेहरा देखा तो हमारी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई थी। उनका वो भयानक सा चेहरा अब हमारी आंखों के सामने उमड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि उनके चेहरे की जीभ लपलपा रही थी और उनकी आंखें भी बहुत ही भयानक लग रही थी। उनकी आंखों के अंदर लाल लाल रोशनी थी जो उनके उस रूप को और भी भयानक बना रही थी। मेरी सांस तो अब और भी ज्यादा उखड़ने लगी थी। तभी मेरे दोस्त ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो। और बस इतना कहने के बाद उसने सरपट से वहां से भागना शुरू कर दिया। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो किस तरफ भाग रहा था, क्योंकि इस गांव के किसी भी कोने के बारे में हम दोनों को कोई जानकारी भी नहीं थी। तभी मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा चबूतरा दिखा तो मैं सीधा भागता उस चबूतरे के ऊपर जाकर चढ़ गया। और जैसे मैं उसके ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे उस चबूतरे के ऊपर एक कुआं बना हुआ नजर आ रहा था।
गलती से मैं अपने शरीर के संतुलन को संभाल नहीं पाया और सीधा उस कुएं के अंदर चला गया। पर जैसे मैं उस कुएं के अंदर जाकर गिरा तो मैंने देखा कि उसकी गहराई बहुत कम थी और साथ ही उसके अंदर पानी जैसी तो कोई चीज भी नहीं थी, वरना अब तक तो मैं उस पानी के अंदर डूबकर मर चुका होता। मेरा दोस्त भी मेरे साथ साथ इस कुएं के अंदर गिर गया था। हम दोनों को बस इसी चीज का डर सता रहा था कि कहीं इस कुएं के अंदर कोई जानवर ना आ जाए, वरना हम दोनों की मौत पक्की थी। तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब बहुत समय हो चुका था। हमें वहां 4-5 लोग इधर से उधर नजर आ रहे थे। ना जाने उन लोगों को क्या हो गया था कि वो इस चबूतरे के ऊपर अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसके बाद 1 घंटा बीता और 1 घंटा बीतने के बाद दूसरा घंटा भी बीत गया और ऐसे ही करते करते मुझे लग रहा था कि सुबह भी हो जाएगी। लेकिन फिर जो आगे हुआ उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मैंने देखा कि उस गहरे कुएं के अंदर से अब नीचे की तरफ से जमीन उखड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे उस कुएं की जमीन के अंदर से लगभग 7 या 8 काले काले रंग के हाथ बाहर निकलने लगे और उन्होंने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त के पांव भी अब उन हाथों के बीच में पूरी तरह से अकड़ गए थे। अब हम दोनों की हालत पतली पड़ने लगी थी और मेरी सांसें भी अब पूरी तरह से बैठने लग गई थी। मुझे ऊपर जाने का कोई तरीका भी नजर नहीं आ रहा था। पर तभी मैंने देखा कि वहां पर कुछ पेड़ों की जल लटकी हुई थी और मैंने उनको पकड़ा और उनके ऊपर लटकते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने अपने दोस्त को भी ऐसा ही करने को बोला, मगर उसका वजन बहुत ज्यादा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं तो बाहर निकल गया, लेकिन उस कुएं के अंदर से अब मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी इस दर्दनाक आवाज से मैं पूरी तरह से घबरा गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद गांव के लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उस कुएं के अंदर सीढ़ी डालकर मेरे दोस्त को निकालने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि उसका पूरा का पूरा शरीर नोचा जा चुका था। अब वो इतनी बुरी हालत में था कि उसका जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उसे समय रहते ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। फिर अस्पताल में ले जाने के बाद करीब 12 घंटे तक उसे होश नहीं आया था, मगर अच्छी बात ये रही कि बाद में उसकी जान बच गई। दोस्तों, उस गांव के बारे में मैंने जितनी बातें सुनी थी वो सारी सच साबित हुई। गांव के लोग बताते हैं कि अब उस गांव के अंदर रहने का किसी का मन नहीं करता था। धीरे धीरे वो गांव खाली हो चुका था और हमारे साथ हुई इस घटना ने उन लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया था, जिस वजह से गांव के अंदर खामोशी होना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे स्थानीय लोग वहां की जगह को छोड़कर शहर में जाने लगे। पर उस दिन को लेकर आज तक मेरे मन में ही डर बना रहता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ इस तरह का हादसा ना हो जाए। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर लोगों ने एक साधु बाबा को मार दिया था और उनके ऊपर गोश्त खाने का आरोप था। लेकिन उस साधु ने गांव को बड़ा श्राप दिया था, जिसके बाद से वो गांव पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो गया और तभी से वहां पर भूतिया शक्तियां भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।